वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट के स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफाई द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ द बार एंड स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सेंट वेनेंट। अब देखेंगे कि अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहां से शॉर्ट न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, क्योंकि इस टॉपिक से अगर हम दूसरे यूनिट से लिंकेज की बात करें तो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में जब लोडिंग कंडीशंस चेंज होते जाएंगे तो उनका स्ट्रेस का बिहेवियर भी चेंज होता जाएगा। तो हमें यह समझना है कि स्ट्रेस होता क्या है और अलग अलग लोडिंग्स की कंडीशन में स्ट्रेस का बिहेवियर हमें किस प्रकार से मिलेगा। वही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो बीम पे जब लोड आएंगे तो बीम में टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। वही शाफ्ट पे जब आप ट्विस्टिंग देते हैं तो शाफ्ट पे टॉर्जनल शियर डेवलप होता है। तो ये सारे टर्म्स जो हमें कैलकुलेट करना है आगे चल के, तो ये सारे क्या है कि लोडिंग्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस हैं। इन स्ट्रेसेस को डिटरमाइन करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि हमारा जो शाफ्ट है या जो भी बॉडी है, बीम हो या कॉलम हो, वो सेफली डिजाइंड है या अनसेफ डिजाइन है। तो हमें क्या सा डिजाइन करना है, तो सेफ डिजाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, तो इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी को पहले हम डिफाइन कर दें और फिर इसको फिजिकली देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्ट्रेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो देखिए अगर एक हम सिलेंड्रिकल बार ले लें और सिलेंड्रिकल बार पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए हैं जो बॉडी को एक्सटेंड करा रहे हैं, मींस वो टेंसाइल फोर्सेस हैं। मींस इस बार के एंड्स पे दो फोर्सेस हैं पी जो इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा और ये बॉडी को दोनों साइड से खींचेगा। तो ऐसे में बॉडी का जो लेंथ है, जो ये डायरेक्शन, दिस इज लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट विल ट्राई टू इंक्रीज। वो लोड के कारण उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी को यहीं पे कट कर दें, एक सेक्शन मान लें, तो जब हमने बॉडी को कट किया और बॉडी के इंटरनली देखा कि इंटरनल क्या हो रहा है, तो बॉडी को जब हमने कट किया और जब इंटरनली देखा तो जो लोड पी था, इस हमारे लेफ्ट पोर्शन को देखेंगे, बॉडी के केवल लेफ्ट पोर्शन को, तो लोड जो पी था जो लेफ्ट डायरेक्शन में था, उसी लोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हुए हैं। दिस फोर्सेस आर एफ, दिस इज एफ, और एफ को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एफ है, इसका इफेक्ट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्म है। तो जब फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, ये मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ये क्या होगा, लोड के डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। अगर लोड लेफ्ट में है तो रेजिस्टिंग फोर्स ऑपोजिट होंगे। ये आता क्यों है बॉडी में, ताकि ये डिफॉर्मेशन को ओपोज कर सके। मीन्स जो बॉडी को हमने लिखा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, कि बॉडी का लेंथ बढ़ रहा था, उस लेंथ को बढ़ने से रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए ये रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं।
तो हर एक मटेरियल का ये अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि जब हम बॉडी पे उस पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बॉडी होने लगता है डिफॉर्म, और बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल मॉलिक्यूल्स एक अपोजिट फोर्सेस डेवलप करते हैं ताकि उस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट कर सकें, और वो रेजिस्टिंग फोर्स जब पर यूनिट एरिया आप लिख देंगे तो वही हो जाएगा स्ट्रेस। तो देखिए, जब एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करें तो स्ट्रेस इज डेल एफ अपॉन डेल एरिया। मींस उस स्मॉल पार्टिकल के लिए रेजिस्टिंग फोर्स का एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा, दैट इज डेल एफ, और डेल एफ उस पर यूनिट एरिया, उस स्मॉल पार्टिकल क्या लिखेंगे, डेल एरिया। इसी डेल एफ अपॉन डेल एरिया को अगर हम पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली एज्यूम कर लें, देन दिस स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, देन दिस सरफेस इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या है, तो फोर्स इज न्यूटन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोल सकते हैं इट इज पास्कल। बट पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जहां पे भी आप स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे, वो स्ट्रेस का कैलकुलेशन या तो आप मेगा पास्कल में करेंगे या गीगा पास्कल में, क्योंकि पास्कल का ये टर्म स्ट्रेस के लिए बहुत ही कम यूनिट है, ये बहुत ही कम टर्म है ये। तो जो स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चर्स में या मशीन्स में जो प्रोड्यूस स्ट्रेस होते हैं, वो स्ट्रेस का इंटेंसिटी बहुत ही हाई होता है, तो उसको हम यूनिट कन्वर्जन ऐसा करेंगे कि वो हाई टर्म्स में, हाई यूनिट्स में हम लिख सकें। तो हम बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल मीन्स 1 गीगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स जीपीए को पास्कल में पहुंचाने के लिए हमें 10 टू द पावर 9 का प्रोडक्ट करना होगा। या अगर आप मेगा पास्कल की बात करेंगे तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू it can be written as 1 mega Newton per meter square, which is equal to 1 into 10 to the power 6 पास्कल। या अगर किलो पास्कल की बात करें तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is equal to 1 into 10 क्यूब पास्कल। तो यहां से आपको एक दो टर्म ध्यान रखना है कि 1 जीपीए इज इक्वल टू 10 क्यूब एमपीए इज इक्वल टू 10 क्यूब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब ये पता चला कि 1 मेगा पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच विल बी यूज्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स व्हाइल कैलकुलेटिंग स्ट्रेस और कॉन्स्टेंट्स लाइक इलास्टिक कांस्टेंट। जैसे हम यंग्स मॉडुलस या शियर मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी जो कांस्टेंट का आपको यूनिट ध्यान रखना है, दैट यूनिट इज मेगा पास्कल। क्योंकि जो भी डायमेंशंस आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, सॉम में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या मशीन्स हैं, उनके जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस है वो मीटर्स में तो होंगे नहीं, वो डायमेंशन स्मॉल होते हैं, जो एमएम में होगा या सीएम में होगा। तो आप जब भी एरिया लिखेंगे तो एमएम की फॉर्म में लिखेंगे, सारे डायमेंशंस को एमएम में रखेंगे, और जो लोड आएगा उस लोड को आप अगर न्यूटन में रखें तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। तो
तो आपको यूनिट कन्वर्जन कम से कम करने की जरूरत है। और अगर हम यूनिट कन्वर्जन कम से कम करना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट को आपको पूरे सॉम में फॉलो करना है कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या अगर कभी गीगा पास्कल में पूछ दे तो 1 गीगा पास्कल इज 10 क्यूब मेगा पास्कल, या 1 मेगा पास्कल इज 10 टू द पावर -3 गीगा पास्कल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस एंड इट्स यूनिट। ये सारे यूनिट है ऑफ स्ट्रेस है। तो हमने क्या लिखा था कि स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप्ड इन द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज IRF मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप्ड opposite to direction of load, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। तो स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब देखिए मैथमेटिकली सिग्मा इज F अपॉन ए और P अपॉन ए। स्ट्रेस के अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो स्ट्रेस को हमेशा हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं। बट F इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स ये तो स्ट्रेस है, बट दिस P इज एक्सटर्नल लोड। कभी भी आप स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए एक्सटर्नल लोड अपॉन एरिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल लोड अपॉन एरिया या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर, दिस इज नॉट स्ट्रेस। तो यही डिफरेंस है प्रेशर एंड स्ट्रेस में। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जाके कि स्ट्रेस और प्रेशर में और क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस यही होता है कि प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हो, बट स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैथमेटिकली आप सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन ए लिख सकते हैं या P अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि P विल बी इक्वल टू F। जितना लोड P होगा उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स F होगा। अगर लोड का मैग्नीट्यूड आप कम रखेंगे तो उतना ही इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो कम मैग्नीट्यूड का होगा। अगर लोड का इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। तो मैथमेटिकली हम F अपॉन ए या P अपॉन ए कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्ट्रेस का डेफिनेशन आप हमेशा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से ही डिफाइन करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब लोड हम P1 लगाते हैं तो रेजिस्टिंग फोर्स हमें मिलता है F1। जब लोड को हम इंक्रीज करके P2 लगाओगे तो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा आपका F2। सिमिलरली अगर हम लोड को इंक्रीज करते जाए तो रेजिस्टिंग फोर्स भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। लोड अगर लेफ्ट में है तो रेजिस्टिंग फोर्स राइट में होगा। ऐसे ही जब लोड मैक्सिमम पे पहुंच गया, लेट दिस P मैक्सिमम, अब हमने लोड को मैक्सिमम कर दिया तो रेजिस्टिंग फोर्स भी डेवलप हो गया F मैक्सिमम। तो हर एक मटेरियल का एक मैक्सिमम एबिलिटी है कि वो कितना रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर सकता है। अगर एक मटेरियल है उसका मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन, तो वो उससे अधिक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जब आप कोशिश करेंगे उससे अधिक लोड लगाने की तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो अब हुआ क्या कि लेट जब हमने लोड को P से P1 से P मैक्स तक पहुंचाया तो ये जो लिमिट है, दिस मैक्सिमम लिमिट, ये मटेरियल का पहुंच चुका है रेजिस्टिंग फोर्स का। अब हम इससे अधिक रेजिस्टिंग फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन आपने क्या बोला कि लोड को हम और इंक्रीज करेंगे। तो लेट लोड को आपने कर दिया P मैक्स प्लस 1, मीन्स लोड को हम मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा और इंक्रीज कर दें तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है ये तो मटेरियल का मैक्सिमम वैल्यू था, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू था तो ये बढ़ नहीं पाएगा और ये रह जाएगा F मैक्स पे ही। और लोड जो आने वाला बॉडी पे लोड आपके मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स से अधिक बन गया तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसी कंडीशन पे मटेरियल हमारा क्या हो जाता है, फेल और फ्रैक्चर। तो हम बोल सकते हैं एट दिस लिमिट मटेरियल फेल्स और फ्रैक्चर। अब देखिए यहां पे हमने दो टर्म यूज किया, फेल और फ्रैक्चर। मैं दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो फेल बोलने का मतलब होता है कि मटेरियल का फेल हो जाना मीन्स हर एक मटेरियल, हर एक कंपोनेंट को एक पार्टिकुलर काम दिया गया है कि वो काम उसे करना है। अगर शाफ्ट है तो उसका काम है पावर ट्रांसमिट करना है, अगर बीम है तो उसका काम है ट्रांसवर्स लोडिंग को रेजिस्ट करना है। अगर वो काम जो कंपोनेंट को दिया गया है, वो कंपोनेंट अगर उस काम को अच्छे तरीके से ना कर सके तो हम बोलेंगे मटेरियल फेल्स। मीन्स मटेरियल फ्रैक्चर नहीं हुआ बट मटेरियल है तो अपने शेप में बट वो काम नहीं कर पा रहा, देन दिस इज कंडीशन ऑफ फेलियर कंडीशन। और मटेरियल फ्रैक्चर का मतलब होता है कंप्लीटली बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाना, मीन्स मटेरियल अगर ब्रेक कर जाए देन दिस इज नोन एज फ्रैक्चर। तो लोड अगर आपके मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी से अधिक होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल फ्रैक्चर ही कर जाएगा, वो फेल भी हो सकता है और फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो मटेरियल या तो फेल कर जाए या फ्रैक्चर कर जाए तो फिर ये हमारे कोई काम का है नहीं, तो हम बोलेंगे दिस इज अनसेफ डिजाइन। तो हमारा जो भी डिजाइनिंग होगा वो कहां तक होगा, एफ मैक्स तक होगा। तो इसी लिमिट को तो हम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। मीन्स एफ मैक्स पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इस मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो हमारा सारे आने वाले लोड्स या सारे आने वाले स्ट्रेसेस एफ मैक्स के अंदर होना चाहिए या मैक्सिमम एफ मैक्स तक होना चाहिए, तो हम बोलेंगे बॉडी इज इन सेफ डिजाइन। अगर आने वाला लोड मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो बॉडी इज अंडर अनसेफ डिजाइन। हम बोलेंगे स्ट्रेस एट दिस लिमिट is known as strength. Stress at this limit is known as strength. हम लोग अब डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया। देन वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो स्ट्रेंथ इज इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का वो मैक्सिमम वैल्यू अ मटेरियल कैन विथस्टैंड और रेजिस्ट। मीन्स एक मटेरियल जो विथस्टैंड कर सकता है या रेजिस्ट कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग फेलियर और फ्रैक्चर। मीन्स मटेरियल बिना फेल या फ्रैक्चर में जाने से पहले तक जो वो स्ट्रेस को, मैक्सिमम स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, उसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। उसी को तो हमने यहाँ पे आपको पिक्टोरियल डायग्राम से समझाया या मैथमेटिकली समझाया कि जब स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है एफ मैक्स, उस एफ मैक्स पे जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। अगर इससे अधिक लोड लगाए तो हमारा स्ट्रेस इससे अधिक प्रोड्यूस हो जाएगा, इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो मटेरियल हो जाएगा फेल एंड फ्रैक्चर। देन दिस इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। अगर इन दोनों को हम डिफरेंस में समझें कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ का डिफरेंस क्या है, तो देखिए स्ट्रेस तो हर एक लोड पे अपना एक स्ट्रेस है। जैसे लोड अगर P1 था तब भी एक स्ट्रेस था, लोड Pf2 था तब भी एक स्ट्रेस था, लोड P1 से लेके Pn तक या Pmax तक, तो रेजिस्टिंग फोर्स Fn से लेके Fmax तक हर पॉइंट का अपना एक स्ट्रेस है। बट स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेंथ जो होगा वो स्ट्रेस का मैक्सिमम लिमिट है। तो ये है पहला बेसिक डिफरेंस। और देखें कि लेट, अब इसको प्रॉब्लम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट दो बॉडीज हैं, एक है स्टील का बना हुआ और दूसरा है आपका कॉपर का बना हुआ। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम। दोनों का डायमेंशंस क्या है, सेम। और दोनों पे आने वाला लोड भी क्या है, सेम। मींस स्टील पे लोड भी सेम, कॉपर पे भी लोड सेम। स्टील का एरिया सेम, कॉपर का एरिया सेम। तो आपसे पूछ दिया डिटरमाइन स्ट्रेस, तो आप बोलेंगे अच्छा स्ट्रेस डिटरमाइन करना है तो स्ट्रेस तो हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लोड अपॉन एरिया। तो बोलेंगे डिटरमाइन स्ट्रेस इन कॉपर, आप बोलेंगे सिग्मा इज लोड अपॉन एरिया। अब बताइए इन दोनों स्ट्रेस कैलकुलेशन में क्या कहीं मटेरियल का नाम है क्या? तो अब जो लोड सेम था, एरिया सेम था, तो ये दोनों स्ट्रेस भी क्या होगा, सेम। इट मीन्स स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर। मतलब लोड सेम होता है, एरिया सेम होता है, तो स्ट्रेस भी सेम होगा क्योंकि स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया। ये मैथमेटिकली बोल रहा हूं, वरना स्ट्रेस तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जब ये दोनों स्ट्रेस सेम है तो अब ये बताएंगे क्या दोनों मटेरियल का स्ट्रेंथ सेम होगा क्या?
मीन्स क्या स्टील का भी मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ लोड और कॉपर का मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ लोड क्या दोनों का भी सेम हो सकता है? ऑब्वियसली ये सेम नहीं होगा। स्टील है तो उसका स्ट्रेंथ अलग है और कॉपर है तो उसका स्ट्रेंथ अलग है। मतलब लोड सेम, एरिया सेम पे स्ट्रेस तो सेम मिला बट स्ट्रेंथ डिफरेंट मिला। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है। मीन्स हर बॉडी पे अगर हम लोड और एरिया सेम दे दें, अलग अलग मटेरियल्स, आप 10 मटेरियल ले आए अलग अलग मटेरियल्स के, एरिया और सबका लोड अगर सेम रखें तो सब पे स्ट्रेस क्या होगा? सेम। इट मीन्स स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेस किस पे डिपेंडेंट है? तो स्ट्रेस डिपेंडेंट है लोड पे और उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे। तो हम नोट वाइज एक दो पॉइंट लिखते जाएं, हम बोल सकते हैं मतलब स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है। और स्ट्रेस केवल और केवल डिपेंडेंट किस पे है? तो क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन पे और अप्लाइड लोड पे। बट अगर यही हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखिए जो मटेरियल क्या है उस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, बट उसका लोड सेम हो, एरिया सेम हो, सब कुछ भी सेम हो जाए, फिर भी दोनों का स्ट्रेंथ कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इट मीन्स स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। अब एक और प्रॉब्लम से आपको एक्सप्लेन करें, कुछ और ऑब्जर्वेशन करें कि अगर एक स्टील है जिसका एरिया ए है और जिस पे लोड पी है, एक दूसरा स्टील है जिसका साइज इससे छोटा है, इसका एरिया A/2 है और इस पे लोड क्या है? P। मीन्स दोनों पे आने वाला लोड सेम, दोनों का एरिया डिफरेंट। तो क्या स्टील, पहले वाले स्टील का अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो आप लिखेंगे P/A, और दूसरे वाले अगर स्टील का स्ट्रेस कैलकुलेट करें, ये भी हमारा स्टील था, और दूसरे वाला स्टील क्या हो जाएगा? P/A/2। मतलब यहां पे देखें कि अगर लोड सेम हो, एरिया डिफरेंट हो, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली क्या मिलेगा? डिफरेंट। वो मटेरियल सेम होता या डिफरेंट होता, मटेरियल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। स्ट्रेस ओनली डिपेंड्स अपॉन लोड अपॉन एरिया। बट क्योंकि मटेरियल सेम है तो इन दोनों का जो स्ट्रेंथ का टर्म होगा दैट स्ट्रेंथ विल बी सेम। मींस स्टील जिस स्ट्रेस पे फेल करेगा उसी स्ट्रेस पे हमारा छोटा वाला स्टील भी फेल करेगा। मतलब दोनों का फेलियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सेम। हेंस हमने ये बोला कि स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब एक मटेरियल है, अगर वो एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ है तो उसका साइज कितना भी बड़ा हो या साइज कितना भी छोटा हो, इसका फेलियर स्ट्रेस सबका क्या हो जाता है? सेम। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा अल्टीमेट इज 400 मेगा पास्कल एंड सिग्मा यील्ड इज 250 मेगा पास्कल। मतलब सिग्मा अल्टीमेट, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। अभी ध्यान रखना है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 400 मेगा पास्कल एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज 250 मेगा पास्कल। अब बताइए ये 400 मेगा पास्कल 250 मेगा पास्कल ये हमने कहां से लिखा? तो ये लोड और एरिया तो किसी का कुछ दिया नहीं है, हमने लिखा ये वैल्यू हमेशा ऐसा ही होगा। मतलब ये जो हमने टर्म्स लिखा है ये स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें लोड एंड एरिया चाहिए। ये क्या है? तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। कौन से मटेरियल का? फॉर माइल्ड स्टील। मतलब एक माइल्ड स्टील, चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ माइल्ड स्टील का ले आए या एक लार्ज बॉडी ऑफ माइल्ड स्टील का ले आए, उन दोनों का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 मेगा पास्कल होगा और उन दोनों का यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगा पास्कल होगा। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ में। अब आपको हम एक बड़ा माइल्ड स्टील शो करे और एक छोटा सा माइल्ड स्टील शो करे, अब बोले बताओ इन दोनों में किसमें स्ट्रेस अधिक है? तो तुम बोलोगे कि हमें लोड और एरिया पता हो तभी तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसमें स्ट्रेस अधिक है। बट
हम स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि इन दोनों मटेरियल्स का, क्योंकि दोनों बॉडी सेम ही मटेरियल के बने हैं, तो इन दोनों का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल है, यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल है, अगर ये दोनों स्टील्स के बने हुए हों तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो अगर हम सबको समराइज करें तो स्ट्रेस था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का डायरेक्शन लोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन लोड के ऑपोजिट होता है। और सिग्मा होता है एफ अपॉन ए, डिनोट करते हैं मेगा पास्कल या गीगा पास्कल में। मैथमेटिकली उसे पी अपॉन ए भी लिख लेते हैं फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिर स्ट्रेंथ था, तो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जहां तक मटेरियल सेफ होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, लोड एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। बट स्ट्रेस लोड और एरिया पे डिपेंडेंट है, मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल माइल्ड स्टील का अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ तो गिवन है, बट ये माइल्ड स्टील कौन से शेप एंड साइज का है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, स्टील है तो उसका स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। इसके प्रीवियस सेक्शन में हमने स्टडी किया कि स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेंथ क्या होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, बट टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस है इसे हम डिनोट करते हैं टाउ से, डिनोटेड बाय टाउ। अब नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस हमें समझना है। तो अब ये देखिए, हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में स्टडी किया था तो हमने ये बोला था कि वो लोड जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, मींस बॉडी का जो भी क्रॉस सेक्शन है अगर उसके परपेंडिकुलर हमारा लोड है तो नॉर्मल लोड कहलाएगा। तो उस नॉर्मल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो बॉडी में डेवलप होता है उसका डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो अप्लाइड लोड है, एक्सटर्नल लोड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमारा एक्सटर्नल लोड क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, इट मींस जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिमिलरली जब हमारा लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा तो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आएगा, बट लोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगा। तो जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा तो अब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट स्ट्रेस इज ड्यू टू टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी पे नॉर्मल लोड है तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट स्ट्रेस इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड ड्यू टू शियर लोड द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज नोन एज टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। अब देखिए हमने नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप शो किया हुआ है, एक है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम एक्सियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस से नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमारा लोड एक्सियल लोड होगा, मींस जो लोड क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा और सेंट्रोइड से पास करेगा, दैट लोड इज नोन एज एक्सियल लोड। उस एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट स्ट्रेस इज नोन एज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। बट वो स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट के कारण प्रोड्यूस होगा, हमने एक बेंडिंग मोमेंट पढ़ा था, और बेंडिंग मोमेंट क्या था, तो एक ऐसा मोमेंट जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो या वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो, इन दोनों मोमेंट्स को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग कपल के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है सच स्ट्रेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो एक्सियल लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस, और ये जो दोनों स्ट्रेसेस हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड इज
कंप्रेसिव स्ट्रेस। मींस एक्सियल लोड हमारा टेंशन और कंप्रेशन दोनों हो सकता है, तब जो स्ट्रेस मिलेगा दैट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। सिमिलरली जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, आप किसी भी चीज को बेंड करें तो जब बेंडिंग करते हैं तो हमने देखा कि एक साइड टेंशन डेवलप होता है और दूसरे साइड कंप्रेशन। इट मींस बेंडिंग स्ट्रेस के भी दो टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, उसका दो टाइप्स, डायरेक्ट नॉर्मल एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सिमिलरली अब जो टेंजेंशियल स्ट्रेस के भी दो टाइप्स हैं। तो देखिए हमने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ा था या उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। चार लोडिंग जो थे वो तो एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, ट्रांसवर्स एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स था। बट अब हम उसके जब कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कंपोनेंट्स या तो डायरेक्ट एक्सियल लोड होंगे या शियर लोड था, और बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड के कारण जो हमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, दैट स्ट्रेस इज नोन एज डायरेक्ट, नॉर्मल और बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारे दो फोर्सेस बच गए, फर्स्ट इज शियर लोड एंड सेकेंड इज ट्विस्टिंग मोमेंट। तो शियर लोड के कारण या शियर फोर्स के कारण वो स्ट्रेस जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। मींस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लगा दिया जाए तो उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। एंड टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो हमारे नाम में ही है टॉर्जनल शियर, मींस स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। और ट्विस्टिंग मोमेंट क्या था, तो एक ऐसा मोमेंट जो पोलर एक्सिस के अबाउट हो, किसी क्रॉस सेक्शन का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है या पोलर एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट हो, सच मोमेंट इज नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग कपल के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है, और चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड थे हमारे, एक्सियल लोड, शियर लोड, bending moment and twisting moment. Due to axial load it is axial stress or direct normal stress. Due to shear load it is direct shear stress. Bending moment, due to bending moment stress is bending stress, and due to twisting moment it is torsional shear stress. तो अब हम एक एक करके इसको डेफिनेशन के साथ और उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला में क्या मिलता है। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, इट इज सिग्मा, और हम बोल सकते हैं इट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। मींस बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, सच स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। एंड इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट नॉर्मल और एक्सियल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस it is denoted by sigma d. This is sigma d. तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, इट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसके भी दो टाइप्स है, फर्स्ट इज टेंसाइल एंड सेकेंड इज कंप्रेसिव। तो देखिए जो टेंसाइल स्ट्रेस है, हम बोलेंगे स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल लोड। तो जब बॉडी पे लोड एक्सियल टेंसाइल नेचर का होगा तो उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट स्ट्रेस इज नोन एज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि एक हमने एक डायग्राम शो किया कि अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक लोड है एंड दैट लोड इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। तो इस लोड के लिए क्रॉस सेक्शन प्लेन विल बी दिस प्लेन। ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, दैट प्लेन इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी पे लोड क्योंकि टेंसाइल है, तो इस टेंसाइल लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज P अपॉन A, लोड अपॉन एरिया, एंड दैट स्ट्रेस इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। और क्योंकि ये लोड टेंसाइल है तो हम बोल सकते हैं दिस इज टेंसाइल इन नेचर। सिमिलरली अगर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि अगर एक बॉडी पे कंप्रेसिव लोड है और जो लोड एक्सियल लोड हो, तब जो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दैट डायरेक्ट स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो देखिए जब हमारा लोड एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, तो इस कंप्रेसिव लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज सिग्मा डी इज माइनस P अपॉन A। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि कंप्रेशन का हमने साइन कन्वेंशन लेकर रखा हुआ है नेगेटिव, देन व्हेन नेगेटिव माइनस P अपॉन A, दिस रिप्रेजेंट्स
कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इस लोड का जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन विल बी दिस प्लेन। तो वो प्लेन जो है, दैट प्लेन रिप्रेजेंट्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, और उस क्रॉस सेक्शन के लोड परपेंडिकुलर है, देन सच लोड इज नोन एज नॉर्मल लोड। और क्योंकि ये लोड क्रॉस सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, तो वो लोड या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव। तो टेंसाइल के कारण टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, और कंप्रेसिव लोड के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मिलेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो एक प्रॉब्लम यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुए हैं ड्यू टू एक्सियल लोड, जिसे हमने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोला या एक्सियल स्ट्रेस बोला, उसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, तो हम बोलेंगे पूरे क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म। तो हम नोट में ध्यान रख सकते हैं the note is stress distribution in cross section due to axial load will be uniform, means let this is the cross section of the body। अगर एक बॉडी का ये क्रॉस सेक्शन प्लेन है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे टॉप से लेके बॉटम तक, लेफ्ट टू लेके राइट तक, हर पॉइंट का जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म अलोंग द क्रॉस सेक्शन। Then these stresses is uniform in nature. Now नॉर्मल स्ट्रेस का हमने पहला पार्ट स्टडी किया, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है, एंड देन आफ्टर बेंडिंग स्ट्रेसेस वी विल कैलकुलेट डिफरेंट शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बॉडी। अब चलिए देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने लास्ट में डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था। तो बेंडिंग स्ट्रेस तो एक ऐसा स्ट्रेस, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग कपल। तो दीज आर द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग कपल, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा बी। क्योंकि हमने डायरेक्ट स्ट्रेस को शो किया सिग्मा डी से, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस को शो करेंगे सिग्मा बी से। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट के कारण, तो लेट एक कोई बॉडी हो और उस पे हमने बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, लाइक दिस, देन बॉडी विल डिफॉर्म। तो जब बॉडी डिफॉर्म होगा, तो जब हम इस बॉडी को हम इस ये मोमेंट देंगे, तो बॉडी विल डिफॉर्म लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉडी का डिफॉर्मेशन का शेप अगर ऐसा है, तो टॉप सरफेस में क्या हो रहा है, तो जो बॉडी का लेंथ था, दैट लेंथ शॉर्टेंस, या ऊपर का जो लेंथ है टॉप सरफेस का लेंथ, वो डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट डिक्रीज इन लेंथ इज ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो बॉटम का सरफेस है, दैट सरफेस इलोंगेट्स, और जब बॉटम का सरफेस इलोंगेट होगा, इट मींस बॉटम सरफेस इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो इसी बेंडिंग स्ट्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। बट ये दोनों स्ट्रेस एक बॉडी पे जब वो बेंडिंग में जाता है, तो वो दोनों ही एक ही साथ डेवलप होंगे। बट एक्सियल लोड ऐसा नहीं था। एक्सियल लोड या तो बॉडी पे टेंसाइल ही होगा या कंप्रेसिव होगा। अगर टेंसाइल होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लोड होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। बट बॉडी को अगर बेंडिंग मोमेंट दोगे आप, तो जब बॉडी बेंड होगा, तो बॉडी पे बेंडिंग में टेंसाइल और कंप्रेसिव साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला देखें, देन सिग्मा बी फॉर्मूला इज m into y upon I. We will discuss about this formula in the coming chapter, जो बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम है। जो आप आगे स्टडी करेंगे, तो एक हमारे लिए एक यूनिट है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। एट दैट पॉइंट वी विल discuss about this formula, what is m and what is y and what is INA and how we have calculated this formula। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेसेस के टाइप्स में एक स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस भी होता है, और बेंडिंग स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं।
अब जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम होगा और न्यूट्रल एक्सिस एक सेंट्रल पॉइंट है, वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस होता है 0। and variation is linear. We will discuss all these things in detail in the bending stress chapter. अभी आप अगर इन सब पे ज्यादा फोकस अभी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल डेफिनेशन ध्यान रखें कि व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाया है, हमने ये फॉर्मूला को कहां से लाए और किस तरीके से डिराइव किए हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम चैप्टर में। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस में, दैट इज शियर स्ट्रेस। अब देखिए यहां तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस के सारे क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिए कि डायरेक्ट नॉर्मल क्या होता है या एक्सियल और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, और इन दोनों के टाइप्स होते हैं टेंशन एंड कंप्रेसिव। नाउ वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शियर स्ट्रेस। तो जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के हमने दो टाइप्स लिखा, नॉर्मल स्ट्रेस तो वो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेस, जिसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस? देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शियर लोड, या हम ये बोल सकते हैं कि द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, then it is shear stress is stress developed in a body parallel to cross section, and its first type is direct shear stress. It is tau d। जैसे हमने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा डी से डिनोट किया है, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ डी। इट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शियर लोड, या हम बोल सकते हैं इट इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डायरेक्ट शियर लोड। अब देखिए लेट अगर एक बॉडी है और बॉडी का क्रॉस सेक्शन ये साइड प्लेन है, दिस प्लेन इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, ये साइड प्लेन क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन पे अगर हमने एक पैरेलल शियर फोर्स दिया या शियर लोड, a parallel shear load is given to the cross section of the body, then direct shear stress tau d average, हमने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लिखा एवरेज में लोड अपॉन एरिया, बट इन एक्चुअल जब आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सरफेस पे, देन शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन बी आई। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, जो हमने शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा है एफ ए वाई बार अपॉन बी आई, दिस फॉर्मूला वी विल स्टडी इन द कमिंग चैप्टर, और एक हमारे लिए एक यूनिट है दैट इज शियर स्ट्रेस इन द बीम। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल स्टडी अबाउट द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी। तो यहां पे हमने केवल आपको अभी फर्स्ट यूनिट के लिए केवल डेफिनेशन ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में एक टाइप होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का, और ये जो स्ट्रेस है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा, और किसके कारण होगा? देन दिस स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू शियर लोड इन ऑन द बॉडी। शियर लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है दैट स्ट्रेस इज नोन एज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब इसका फॉर्मूला कैसे हमने बनाया है और इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, दैट वी ऑल विल स्टडी इन द शियर स्ट्रेस इन द बीम, और इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। ये सारे कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे शियर स्ट्रेस इन द बीम में। एंड द नेक्स्ट स्ट्रेस इज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अब अगला स्ट्रेस है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो इट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग कपल। The next stress is torsional shear stress, and it is the stress developed in a body due to twisting moment or twisting couple. तो देखिए एक अगर शाफ्ट है और शाफ्ट पे अगर हमने ट्विस्टिंग मोमेंट T अप्लाई किया है, टॉर्क अप्लाई किया है T, देन टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज टाउ T इज इक्वल टू टी आर अपॉन
जे। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, दैट इज टॉर्जन इन शाफ्ट। तो हमारे अपकमिंग चैप्टर यूनिट्स में एक हमारे यूनिट है टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो इस टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या होता है और इसको फॉर्मूला को हमने किस तरीके से डिराइव किया है। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में एक स्ट्रेस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस भी होता है एंड दैट स्ट्रेस इज ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन अ बॉडी। तो ये सबको हमने एक एक करके डिफाइन किया है। तो एक तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस था, इसको हम डिटेल में टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में पढ़ते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस था, हम डिटेल में पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। एक था डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस इन द बीम। तो सिर्फ अभी पहला स्ट्रेस जो है हमारा फर्स्ट यूनिट है, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस यूनिट के लिए केवल अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है या जो एक्सियल स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जो एक्सियल लोड के कारण प्रोड्यूस होगा, इट इज लोड अपॉन एरिया। और अगर टेंसाइल लोड होगा तो प्लस पी अपॉन एरिया, और अगर कंप्रेसिव लोड होगा तो माइनस पी अपॉन एरिया। और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सियल स्ट्रेस में क्या होता है, यूनिफॉर्म। इन द क्रॉस ऑन द क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। तो इतने सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्ट्रेस क्या होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लिस्ट आउट किया कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। और सबका अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप एक एक लाइन का डेफिनेशन बताएंगे और उसको डायग्राम और फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी सारी चीजें हम लोग डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में और अलग अलग यूनिट्स में स्टडी करेंगे। अभी हमने देखा कि जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम था कि क्लासिफाई द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। मीन्स अगर आपसे टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा और डिफरेंस अगर टेंसाइल कंप्रेसिव का पूछा जाए, तो जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आप उनको वहां पे प्रॉब्लम में इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में आप अगर बता दें तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ अ बार, कि बार में स्ट्रेस का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस। मीन्स इस टॉपिक में जो हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट है, इस यूनिट पे जब भी बॉडी पे एक एक्सियल लोड दिया होगा तो इस एक्सियल लोड पे स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो लेट एक प्रिज्मेटिक बॉडी है, तो हमने ये पहले डिस्कस किया है कि प्रिज्मेटिक बॉडी क्या होता है। तो एक ऐसा बॉडी जिसके क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो अगर एक प्रिज्मेटिक बॉडी पे एक एक्सियल लोड P है एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, जो प्लेन है, दिस प्लेन इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, देन व्हाट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस इन सच बॉडी, देन स्ट्रेस विल बी लोड अपॉन एरिया। और जब स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया है तो जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। जैसे कि अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मेंशन्ड है प्रॉब्लम में, जिसके साइड्स ए दे रखे हो, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ए स्क्वायर। तो जो ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट विल बी स्मॉल ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है विड्थ बी एंड डेप्थ डी, दो डायमेंशन दिया होगा, एक विड्थ और एक डेप्थ, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा दैट इज बीडी। और अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर डी हो, देन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और जिसे हम बोल सकते हैं इट इज पाई आर स्क्वायर। तो दे तीन अलग अलग सेक्शंस आपको प्रॉब्लम में दिए होंगे, तो इस प्रॉब्लम में आपका उसका सेक्शनल एरिया आप यूज कर लिए, लोड दिया होगा, देन लोड अपॉन एरिया इज कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार। तो लोड का यूनिट आपको हमेशा रखना है न्यूटन में, और जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हैं उनको आप रखेंगे mm में, देन इट विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम बोलते हैं इट इज मेगा पास्कल।
दिस न्यूटन पर एम स्क्वायर इज मेगा पास्कल। इसी को अगर हम एक प्रॉब्लम से समझ लें, लेट आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, कि अगर एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका विड्थ दे रखा है 10 mm, डेप्थ इज 100 mm and load is 20 kilonewton tensile in nature. Load is 20 kilonewton tensile. Then what is stress developed in the body? आपसे स्ट्रेस पूछ लिया, तो स्ट्रेस एज वी नो इट इज लोड अपॉन एरिया, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में आप कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन एरिया इज बी इंटू डी, which is equal to 20 मेगापास्कल। 20 मेगापास्कल को हम बोल सकते हैं इट इज 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। सिमिलरली अगर एक सेकेंड प्रॉब्लम ले, बोला एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और एक सिलेंड्रिकल बॉडी का जो डायामीटर दे रखा है, दैट डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड लोड इज 40 kilonewton compressive, then calculation of stress developed in the cylinder is equal to, अब देखिए P कंप्रेशन में है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे एंड माइनस साइन इज -40 इंटू 10 क्यूब अपॉन एरिया। और देखिए जो सर्कुलर सेक्शन था उसका एरिया हमने लिखा था π/4 इंटू डी स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर। जो आप इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 1600 अपॉन पाई मेगा पास्कल। और ये जो स्ट्रेस 1600 पाई मेगा पास्कल है, अगर ये कंप्रेसिव लोड है देन दिस स्ट्रेस इज इन कंप्रेसिव नेचर। और प्रीवियस प्रॉब्लम अगर हमारा टेंसाइल लोड था देन स्ट्रेस प्रोड्यूस विल बी टेंसाइल इन नेचर। और क्योंकि हमने कंप्रेशन को माइनस के साथ लिखा है तो हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रेस इज विद द नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है। ध्यान रखना है कि लोड को आप हमेशा ट्राई करेंगे पुट करने का न्यूटन में और डायमेंशंस को हमेशा पुट करेंगे हम एमएम स्क्वायर में, ताकि हमारा कैलकुलेशन मेगा पास्कल और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाए। तो अभी हमने अपना लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया जो था कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ द बार। तो ऐसे ही आपको बार में स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन को करना है। तो नाउ वी विल गो टू द आवर नेक्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सेंट विनेंट। कि सेंट विनेंट का हमारा प्रिंसिपल क्या है उसको आप स्टेट करेंगे और उसको हम डायग्राम के साथ से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो होता क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेंट विनेंट का प्रिंसिपल क्या है। तो इनका प्रिंसिपल था कि अगर कोई एक बॉडी है, कोई बार है और उस पे अगर कोई भी एक्सियल लोड लगा हुआ हो तो एंड्स पे तो लोड का एप्लीकेशन क्या होगा, वो तो पूरे एक सेंट्रॉइड पे होता है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे तो होता नहीं है। तो एंड्स पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा स्ट्रेस उस लोड के अराउंड या उस सेंट्रॉइड के अराउंड कंसेंट्रेटेड होगा और एंड्स पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। बट जैसे ही हमारा क्रॉस सेक्शन उस एंड से दूर जाता रहेगा तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ता जाता है और एट अ सर्टेन डिस्टेंस के बाद पूरे बॉडी पे या पूरे क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो यही है सन विनेंट का प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ बार कैरिंग डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। अगर इसे हम डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो देखिए अगर एक रेक्टेंगुलर बार है जिसपे एक्सियल टेंसाइल लोड P है, तो अगर हम ये डायमेंशन B दे रखा है, दिस डायमेंशन विड्थ इज B, तो टॉप से लेके अगर ये डिस्टेंस आपका B/2 है, उसको वहां पे हमने सेक्शन लिया अगर XX सेक्शन, मीन जितना विड्थ था उतना ही विड्थ का हाफ अगर हमने टॉप से एक डिस्टेंस ले लिया, वहां पे एक सेक्शन माना XX, तो जो स्ट्रेस एट XX सेक्शन होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.387 ऑफ सिग्मा एवरेज।
तो सिग्मा एक्स एक्स पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, इज इक्वल टू 1.387 टाइम्स ऑफ एवरेज, और एवरेज स्ट्रेस क्या है, तो लोड अपॉन एरिया। मींस स्ट्रेस एक्चुअल में यूनिफॉर्म होना चाहिए था P अपॉन ए, बट सेंटर पे जहां पे लोड है, उस लोड पे, उस सेंट्रॉइड के अराउंड जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और अराउंड द कॉर्नर्स जो स्ट्रेस कम प्रोड्यूस होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा वो एवरेज स्ट्रेस का 1.387 टाइम्स होगा। उसी एक्स एक्स बार के फिर से b/2 डिस्टेंस पे, अगर b/2 डिस्टेंस और अगर ऊपर जाए या हम डाउनवर्ड जाए, तो जो अब जो वाई वाई सेक्शन अगर लिया जाए, तो इस वाई वाई सेक्शन पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.027 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज। तो ये वाई वाई का मैक्सिमम स्ट्रेस है अराउंड द सेंटर। सिमिलरली हम वाई वाई एक्सिस से या वाई वाई सेक्शन से अगेन b/2 डिस्टेंस पे और हम नीचे जाएं, let this is sigma zz maximum at z section, it is equal to sigma average। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि अगर लोड टॉप पे P था, तो टॉप से अगर हम जितना भी हम क्रॉस सेक्शन को दूर लेते जाएंगे, एंड से दूर लेते जाएंगे, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म होने की ओर बढ़ता जाता है। मींस एक्स एक्स क्योंकि एंड के सबसे करीब था, तो वहां का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 1.387 टाइम्स ऑफ P बाई ए है, एवरेज स्ट्रेस। सिमिलरली थोड़ा दूर और हम जाए तो अब स्ट्रेस हो गया 1.027 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज, और अगेन अगर हम और b/2 डिस्टेंस पे एक सेक्शन लें, तो हमारा जो स्ट्रेस हो गया वो एग्जैक्ट P अपॉन ए, और यही होता है हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यूनिफॉर्म ऑन क्रॉस सेक्शन। तो यही हमारा सेंट वेनेन का प्रिंसिपल है कि एट स्टेट जेड एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स के रीजन के आसपास के रीजन को छोड़ के पूरे बॉडी के हर सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू हम सेंट वेनेन प्रिंसिपल हमने ये पहले लिख लिया था कि ड्यू टू एक्सियल लोड the axial stress produced in the body is uniform along the cross section, but actually near the ends जहां पे लोड होता है, उस लोड के रीजन के सेंट्रॉइड के रीजन में मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक सेंट वेनेन प्रिंसिपल। तो जब भी आपसे पूछा जाए सेंट वेनेन प्रिंसिपल क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर देंगे, इसको स्टेट करेंगे, और डायग्राम के साथ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अपने लास्ट लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया, दैट इज स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सेंट वेनेन। तो जो भी अभी हमने स्टडी किया है सेंट वेनेन प्रिंसिपल के बारे में, तो वो उसी के साथ हमारा ये लास्ट लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट हो जाता है।